जहां तक मेट्रो जिसमें इस पहले सफर की बात अगर आप कर सकते हैं तो पहला सफर में 5 स्टेशन आ रहे हैं जहां पर लोगों को इसकी सुविधा मिल गई और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश रहा है उस निर्देश के हिसाब से मेट्रो को बहुत तेजी से हम लोग काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिस्टम में है तो आप काम करके कभी फिल्म देखने जाते हैं परिवार के साथ? जाते थे, इधर तो समय नहीं मिला है लेकिन हाँ जाते हैं। आखिरी बार कब गए? अब तो ये हमको भी अभी ध्यान में नहीं है, ऐसे तो 7-8 साल। अरे घूमने बाहर परिवार के साथ बाहर घूमने जाते हैं? कभी कभी पटना से बाहर? हाँ, पटना से बाहर। नीतीश कुमार से कैसे संबंध है आपके? बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप उनके कैबिनेट में सबसे युवा मंत्रियों में से एक हैं, उनके साथ कैसे संबंध है? क्योंकि आपका काफी पुराना पारिवारिक संबंध भी है उनसे। लोकसभा लड़ने का कुछ प्लान है आपका? देखिए, राजनीति में आदमी है तो निश्चित रूप से हर दिन अगले पायदान की बात करता है, लेकिन मुझे कोई बेचैनी नहीं है। मैं जहाँ हूँ संतुष्ट हूँ। आने वाले समय में जब मौका 24 में भी आपके नाम की खूब चर्चा थी कि नितिन नवीन लोकसभा लड़, नीतीश कुमार जी नेतृत्व कर रहे हैं, 2025 में भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। लेकिन जब नीतीश कुमार के बाद के लिए कोई ऐसा कुछ है कि मतलब ये आज राजनीति के अनुमान और अनुमान से नहीं चलता है, राजनीतिक वर्तमान परिस्थिति से चलता है। यूपीएससी के सारे लोगों ने एग्जाम दिया, इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कैसे भाग लिए, और जो लोग रात के अंधेरे में जाकर अभ्यर्थियों को धमकी देते हैं और दिन के उजाले में उनके लिए कहते हैं कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं, वो लोग फिर से पूछिए ना। बीपीएससी ने आज अपनी प्रामाणिकता बनाई है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। बिहार तक का ये खास प्रोग्राम महारथी देख रहे हैं आप, और महारथी के इस एपिसोड में हमारे साथ आज मौजूद हैं बिहार सरकार के यंगेस्ट मंत्री नितिन नवीन सर। नितिन नवीन जी हैं हमारे साथ, आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो बिहार तक के महारथी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल आज के इस प्रोग्राम में रहेगा आपसे मेट्रो से जुड़ा हुआ, क्योंकि मेट्रो जो है न सिर्फ पटना वालों का बल्कि पूरे बिहार वासियों का जो है एक सपना बन चुका है कि जब वो मेट्रो में बैठेंगे और मेट्रो में से उनको ये आवाज आएगी कि अगला स्टेशन गांधी मैदान है, दरवाजा बाईं ओर खुलेगी। तो क्या कहेंगे सर, ये क्या लग रहा है कब तक ये प्रोजेक्ट जो है लोगों का सपना पूरा होगा? देखिए, मेट्रो प्रोजेक्ट तो काफी लंबे समय का है, लेकिन जो उसका फर्स्ट फेज है उसमें हम लोगों ने प्रायोरिटी कॉरिडोर निकाला है और उसके तहत करीब 6 किलोमीटर के पैच में जो पहले फेज का मेट्रो है तो का शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। मलाई से लेके जो एसबीटी का केंद्र है वहां तक है, और पूरा प्रयास ये है कि इस योजना का लाभ पटना वासियों और बिहार वासियों को तो मिले ही। ये मेट्रो अभी प्रारंभिक स्टेज में है और फर्स्ट फेज में अभी केवल प्रायोरिटी कॉरिडोर हम लोग शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट फेज का जो पहला कंप्लीशन होगा वो अगले साल इसी समय जनवरी-फरवरी में तक होगा। जहां तक मेट्रो जिसमें इस पहले सफर की बात अगर आप कर सकते हैं तो पहला सफर में 5 स्टेशन आ रहे हैं जहां पर लोगों को इसकी सुविधा मिल गई और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश रहा है उस निर्देश के हिसाब से मेट्रो को बहुत तेजी से हम लोग काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो पहला प्रायोरिटी कॉरिडोर है वो इस साल अगस्त महीने के पहले शुरुआत हुई। अगस्त महीने की ये बड़ी जानकारी आपने सर दी कि लोगों का जो सपना है पहला कॉरिडोर का वो अगस्त महीने में शुरुआत होगी। सर, आप नगर विकास एवं आवास मंत्री हैं। बिहार में अगर खास तौर पे देखा जाए तो जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो अब शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, ज्यादातर लोग अब शहरों में बसना चाहते हैं। तो बतौर मंत्री आपने कुछ अपने विभाग में इसको लेकर के कुछ प्लान किया है कि शहरों की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए? क्योंकि कई बार जल जमाव या फिर कह सकते हैं जाम, तमाम चीजें जो हैं वो परेशानियां कई शहरों में देखी जाती है। क्योंकि बिहार में अर्बनाइजेशन अभी तक बहुत कम था, 12% था। अभी जब नए अर्बन एरिया को लिया गया, करीब 120 से अधिक नए नगर पंचायत और नगर परिषद के कुछ पार्ट जोड़े गए तो करीब अभी जो 16% के करीब में हम लोग हैं। अभी भी जो राष्ट्रीय औसत है वो 32% है। तो निश्चित रूप से अब अर्बनाइजेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है। तो अर्बनाइजेशन के जो पहले चैलेंजेस होते हैं, साफ सफाई, वाटर सप्लाई स्कीम्स और इसके अलावा फिर जनरली रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट, तो ये सब कंपोनेंट है। तो ये सारे कंपोनेंट पे अभी जो हम लोग के जितने भी एरिया हैं इस पे पूरी तरह से काम हो रहा है। जैसे मुख्यमंत्री समग्र विकास में ही इस साल हम लोगों ने 1500 करोड़ की योजना लाई है। सारे छोटे यूएलबी को भी हम लोग पक्के सड़कों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही में वहां पर स्वच्छता का जो 15th फाइनेंस कमीशन का पैसा होता है, जो स्टेट फाइनेंस का, अभी तक हमारे केवल पुरानी जो यूएलबी से उनको मिलता था,
नई यूएलबी के लिए भी इस बार स्टेट फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से पैसा की राशि आएगी। तो हम सबका पूरा प्रयास है कि इन इलाकों में भी हम लोग नए जो इलाके जुड़ रहे हैं वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सुविधाएं मिले, चाहे वो वाटर सप्लाई स्कीम के तहत हो, चाहे जलापूर्ति के अलावा जो स्वच्छता के दृष्टि से है, साफ सफाई दृष्टि उसके दृष्टि से। तो पूरा प्रयास है कि उस दिशा में काम, जब लोगों को सुविधाएं मिलेंगी तो निश्चित रूप से जो पॉपुलेशन साइज अर्बन में बढ़ेगा उसको कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम देना शुरू करें, और साथ ही साथ शहरों का और भी विस्तारीकरण जो हो रहा है उसको भी ध्यान में रखते उसके नक्शा को, बाकी चीजों को वहाँ प्लानिंग के दृष्टि से वहाँ बड़े ड्रेन्स और एसटीपी और ये योजनाएं भी चल रही है। तो निश्चित रूप से ऑर्गेनाइजेशन को अगर बढ़ाना है तो हमको नए इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ना होगा। सर, आपके बारे में एक बहुत अच्छी बात चर्चा है पूरे बिहार भर में कि आप उपलब्ध मंत्रियों में से हैं, वैसे मंत्री जो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बहुत आसानी से जनता से कनेक्ट करते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने कई बार देखा भी है, सुबह में जनता दरबार लगता है, लोगों से आप मिलते हैं अपने क्षेत्र की जनता से। तो आपके दिन का पूरा डेली रूटीन क्या होता है, कैसे टाइम मैनेज करते हैं आप, क्योंकि परिवार को भी देखना है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है सरकार की तरफ से, उस जिम्मेदारी को भी देखना है, जनता को, अपने क्षेत्र की भी जनता को देखना है। मतलब बिहार के लिए मंत्री है, अपने क्षेत्र की जनता के लिए आप विधायक भी हैं, दोनों 3-4 जिम्मेदारियां जो आपको मिली है, कैसे इसको मेंटेन कैसे करते हैं? देखिए, सभी चीजों का बैलेंस बनाना होता है। कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को भी 24 घंटा मिलता है, और देश में हर स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति और दुनिया में किसी भी स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति को 24 घंटा मिलता है। तो सबसे पहले उसको लक्ष्य डिसाइड करना होता है, और लक्ष्य के साथ साथ उसी 24 घंटे के अंदर टाइम मैनेजमेंट के तहत सभी चीजों के साथ बैलेंस करते हुए काम करना पड़ता है। जो लोग सफल होते हैं उनको भी 24 घंटा की दिनचर्या है, और जो असफल व्यक्ति है उनका भी 24 घंटे का दिनचर्या है। तो ये व्यक्ति के ऊपर आता है कि उस समय का सही यूटिलाइजेशन वो कैसे करता है। जहाँ एक और संगठन की दृष्टि से मैं संगठन में भी समय देता हूँ, वहीं अगर डिपार्टमेंट पार्टी ने भरोसा करके दिया है तो उसमें भी काम करना है। और जिस क्षेत्र के विधायक के नाते मुझे इन दोनों जगहों पे मौका मिलता है, उन क्षेत्र के जनता के साथ भी लगातार कनेक्ट रहना। तो मेरा ये कहना है कि जब आप समय की उपलब्धता के साथ लोगों के साथ हैं तो उसी समय में सब चीजों के लिए रास्ता निकलता है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है उस चीज को करने की तो समय और रास्ते निकल जाते। कभी ऐसा हुआ कि आपके बच्चों ने कहा हो कि पापा आज स्कूल में फंक्शन है, आपको वहां आना है, और उसी दिन आपको पता चला हो कि उसी टाइम पे कैबिनेट की बैठक है, ऐसा कुछ हुआ? कैसे मैनेज करते हैं इसको, परिवार को और जिम्मेदारियां को? जैसे ऐसे कई अवसर आते हैं, डेफिनेटली वहां पर मेरी भूमिका घर में अलग होती है, तो उस भूमिका का भी निर्वहन भी हम ही को करना है। कभी छूटता भी है, लेकिन कभी कभी उसको पकड़ने का भी कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इच्छा शक्ति रहनी चाहिए, मेरा इंटेंशन उस दिशा में भी रहना चाहिए। कभी कभी प्रायोरिटी में काम को प्रायोरिटी देना पड़ता है, तो कभी समय निकाल कर परिवार को भी प्रायोरिटी देना पड़ता है। तो ये बैलेंस है। 100% एक्सपेक्टेशन ना मैं परिवार का पूरा कर सकता हूँ, ना 100% एक्सपेक्टेशन पब्लिक का पूरा कर सकता हूँ। ये मानवीय आदमी उसी बीच में बैलेंस बना के काम करता है। तो मेरा ये मानना है कि लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो रास्ते निकलते हैं। लोगों को भरोसा आता है कि अगर आप सिस्टम में है तो आप काम करते हैं। कभी फिल्म देखने जाते हैं परिवार के साथ? जाते थे, इधर तो समय नहीं मिला है, लेकिन हाँ जाते हैं। आखिरी बार कब गए? अब तो ये हमको भी अभी ध्यान में नहीं है, ऐसे तो 7-8 साल। अरे घूमने बाहर परिवार के साथ बाहर घूमने जाते हैं? कभी कभी पटना से बाहर? हाँ, पटना से बाहर साल में एक बार तो जरूर चले जाते हैं। साल में एक बार समय निकालते हैं। नीतीश कुमार से कैसे संबंध है आपके? बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप उनके कैबिनेट में सबसे युवा मंत्रियों में से एक हैं, उनके साथ कैसे संबंध है? क्योंकि आपका काफी पुराना पारिवारिक संबंध भी है उनसे। देखिए, मेरे पिताजी के समकक्ष के लोग हैं, उन लोगों ने उस समय संघर्ष करके इस राज्य में सरकार बनाई। तो जहाँ एक और अभिभावक स्वरूप हमारे लिए हैं, वही राजनीतिक दृष्टि से हम लोग जो उनके मुख्यमंत्री काल में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनसे कई कुछ सीखने का मौका मिलता है। इतने लंबे समय राजनीति में रहते हुए बेदाग रहना, और किसी भी बहुत आज तक मैंने उनके मुंह से शब्दों की मर्यादा को भी देखा। राजनीति के दृष्टि से मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छे राजनीति को विजन होना चाहिए काम करने का। मैंने उन्हें विजन को भी देखा, और साथ में बिहार को उस खराब परिस्थिति से कह सकते हैं, एक अलग तरह की परिस्थिति थी, उससे निकालकर आज विकास की रास्ते पर लाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है।
तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों के लिए तो एक ऐसे नेतृत्व करता है जिससे बिहार के भविष्य की राजनीति को भी दिशा मिलती है। लंबे समय से आप लोग साथ हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा वक्त आया था जब वो महागठबंधन के साथ चले गए थे। उस वक्त विधानसभा में आपके और उनके बीच एक तकरार भी देखी गई थी। उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त आपको याद होगा जिस वक्त आपकी और नीतीश कुमार का आमना सामना हुआ था। देखिए, मैं यही कहता हूँ कि जहाँ एक और हम लोग संस्कारों के साथ तो हमारे अभिभावक हैं, उस पिताजी के समय के लोग हैं, पिता तुल्य हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से विचारधाराओं की लड़ाई रहती है और निश्चित रूप से पक्ष विपक्ष भी रहता है। मेरा ये मानना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो उसमें मेरी जो भूमिका है, जिस समय पार्टी जिस सिचुएशन में मुझे रखती है, मैं उस भूमिका को अदा करता हूँ। अगर मैं सत्ता में था तो सरकार के लिए काम करना, विपक्ष में है तो विपक्ष की में होते हुए सत्ता की कमियों को उजागर करना, और जो भी निर्णय उस समय आते हैं कि मैं व्यक्तिगत किसी के समर्थन विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, विचारों के साथ, विषयों के साथ निश्चित रूप से परिस्थितियां बदली थी, तो उन परिस्थितियों में मैंने अपने क्षेत्र में भी खड़ा हुआ जब मामला सरकार के विरोध का आया। और जहां तक पार्टी के दृष्टि से रहा, तो पार्टी ने भी जो नीति तय किया, उस समय जो परिस्थितियां थी, निश्चित रूप से उस समय मैंने अपने पार्टी का और अपने पक्ष का पूरा विषय रखा। लोकसभा लड़ने का कुछ प्लान है आपका? देखिए, राजनीति में आदमी है तो निश्चित रूप से हर दिन अगले पायदान की बात करता है, लेकिन मुझे कोई बेचैनी नहीं है। मैं जहां हूं संतुष्ट हूं। आने वाले समय में जब मौका 24 में भी आपके नाम की खूब चर्चा थी कि नितिन नवीन लोकसभा लड़ सकते हैं, लेकिन देखिए, बीजेपी में चर्चा का कोई मतलब नहीं होता। बीजेपी में काम करिए, समय पर पार्टी निर्णय करती है। किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि चर्चा का बाजार बनाने से कुछ होता है, और हम लोग के पास पार्टी ने इतना मौका दिया, वही काफी है। आगे भी पार्टी जब कोई निर्णय करेगी तो देखेंगे। अच्छा, बीजेपी की ओर से कई नेताओं के बयान ऐसे आए, बार बार 3-4 बार कहे, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो अमित शाह हो, कि बीजेपी को बिहार में एक अपना मुख्यमंत्री चाहिए। कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा था। तो क्या मन की बात आई ऐसी? ऐसा आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी को भी मुख्यमंत्री अपना एक फेस बनाना चाहिए? देखो, बीजेपी के पास बहुत सारे फेसेज हैं, इसमें किसी को दो नहीं। वर्तमान परिस्थिति में और जिस तरह से बिहार में विकास को पटरी पर रखना है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग सरकार में काम कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में बिहार ने निश्चित रूप से अलग पहचान बनाई। तो वर्तमान परिस्थिति यही है कि हम बीजेपी और जदयू का स्वाभाविक गठबंधन है, जिस गठबंधन के नेता नीतीश कुमार है, और उनके नेतृत्व में बिहार के सभी भाजपा के नेता काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि नेतृत्वकर्ता आज उनके नेतृत्व में है। समय और परिस्थितियां जब बदलेंगी, कभी ऐसा विषय आएगा तो अलग चीज है। नेतृत्व की कमी है, लेकिन आज की जो परिस्थिति है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में निश्चित रूप से बिहार में काम हो रहा है, और आगे भी ये नेतृत्व चलेगा। नीतीश कुमार जी नेतृत्व कर रहे हैं, 2025 में भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन जब नीतीश कुमार के बाद के लिए कोई ऐसा कुछ है कि मतलब देखो, ये आज राजनीतिक अनुमान और अनुमान से नहीं चलता है, राजनीतिक वर्तमान परिस्थिति से चलता है। हम कल क्या अनुमान करें, मेरा बेटा आने वाले समय में क्या करेगा, ये आज से हम अनुमान कर सकते हैं, भले हम उसको शिक्षा देते हैं कि हम कह के बैठे। इसलिए राजनीति तो पूर्वानुमान कुछ नहीं होता। राजनीति में परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय होते हैं। कल क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी, उस समय निर्णय होगा। आज की परिस्थिति और वर्तमान स्थिति यही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू और भाजपा बहुत अच्छे से काम कर रही है, और बिहार के विकास जो पहला एजेंडा किसी भी पार्टी का होता है, उस एजेंडे पे हम लोग काम कर रहे हैं। एज ए विधायक के रूप में, एज ए मंत्री के रूप में मेरे पास पहली प्राथमिकता क्या है? जनता के बीच में काम होना, क्षेत्र में काम होना, डिपार्टमेंट का काम, वो काम हो रहा है। तो मुझे तो अभी तो कहीं कोई ऐसा दूर दूर तक विषय नजर नहीं आ रहा है कि कोई नीतीश कुमार के विषय पर कोई चर्चा भी हो। भविष्य और वर्तमान दोनों में बहुत अंतर होता है। वर्तमान अंत में सर दो छोटे छोटे सवाल दूंगा सर। मौजूदा स्थिति पे बीपीएससी मुद्दा जो है वो काफी गर्माया हुआ सर, आप काफी करीब से देख रहे होंगे। पिछले करीब 20-25 दिनों से जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, धरना पे बैठे हैं। आपको क्या लगता है सर, बीपीएससी इस मामले में क्या होना चाहिए? क्योंकि उन लोगों का एक आरोप होता है कि सरकार की तरफ से कोई आकर के उनसे बात नहीं कर रहा है। सरकार की तरफ से खुद मुख्य सचिव ने पहल करके बात किया, सरकार के सबसे बड़े अधिकारी हैं, कैसे नहीं बात किया। और जहां तक जो परिस्थिति है, बीपीएससी के सारे लोगों ने एग्जाम दिया, इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कैसे भाग लिए, और जो लोग रात के अंधेरे में जाकर अभ्यर्थियों को धमकी देते हैं और दिन के उजाले में उनके लिए कहते हैं कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं, वो लोग इनसे पूछिए ना। बीपीएससी ने आज अपनी प्रामाणिकता बनाई है, जिनके गोद में वो खेल रहे हैं
रात के अंधेरे और दिन के उजाले वाले लोग, उनसे पूछिए कि बीपीएससी की क्या स्थिति थी उनके शागिर्दों के समय में। लालू जी और तेजस्वी जी आज बयान दे रहे हैं, क्या कर दिया था, बीपीएससी को कठपुतली बना के रखा हुआ था। आज तो बीपीएससी स्वतंत्र रूप से निर्णय कर रही है, बच्चों के भविष्य को सही रूप से एग्जाम, ट्रांसपेरेंट एग्जाम हो रहा है, जहां कमियां आ रही है उस पर कार्रवाई हो रही है। तो ये तो वर्तमान सरकार की साख है, और बीपीएससी का साख नहीं होता तो इतनी बड़ी संख्या में बच्चे एग्जाम नहीं दिए होते। लेकिन प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे, बीमार है, वेदांता में मैं तो यही कहूंगा, मेरी शुभकामना है, स्वस्थ रहें, लेकिन साथ ही साथ ये बोलना होगा जरूर, अनशन तोड़ने के लिए उनको कहेंगे क्योंकि वो बीमार पड़ रहे हैं, अनशन पे हैं। कहूंगा कि स्वस्थ रहें, क्योंकि राजनीति करने से शरीर को हानि मत कीजिए। इतने दिन संघर्ष करने की आदत तो रही नहीं है। एजेंसी के लिए काम करना एक अलग चीज होता है और सड़क पर संघर्ष करना अलग होता है। लेकिन रात के अंधेरे में कुछ बोलिएगा और दिन के उजाले में कुछ बोलिएगा, ये चलता नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि पहले राजनीति में अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, तभी राजनीति चलेगी। नहीं तो राजनीति में जिसका स्टैंड ढुलमुल होता है उसकी कोई राजनीति मौजूद नहीं होती है। चलिए, चूंकि समय का अभाव है तो आज सबसे पहले तो शुक्रिया आपका सर, आपने समय दिया। दोबारा हम लोग फिर एक बार मिलेंगे। तो आज के हमारे इस एपिसोड में महारथी में बिहार सरकार के युवा मंत्री नितिन नवीन थे। कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, चाहे वो बीजेपी की बात हो, इनके अपने बात हो, या फिर मेट्रो से लेकर के तमाम चीजों पर बातचीत हुई हमारे साथ। हमारे साथ बने रहे, अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।